Good morning, beta. Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay. फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कर लिया था. फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट सभी ने रिवाइज कर लिया था. फिजिकल वर्ल्ड. यस और नो? सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज हम. सेकंड चैप्टर का क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसका नेम है. और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले हम ये वाले पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आज हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम मेजरमेंट की स्टडी करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स लास्ट तक पढ़ेंगे. अभी तक हमने फिजिकल वर्ल्ड तक कंप्लीट किया है. ठीक है. अब फिजिकल वर्ल्ड के बाद सेकंड चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. सबसे पहले मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर मेजरमेंट, है ना. हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टाइम, लेंथ, मास, डिस्टेंस, है ना. इन सभी को हम यूनिट्स लिखते हैं इनके पीछे मेजर करने के लिए. देखो टाइम क्या है, अगर मैं ये बोलूं कि आपसे कोई भी पूछता है कि कितना टाइम हुआ है ना. तो आप आपसे पूछा कि टाइम कितना हुआ है, देन सपोज कर लो मेजरमेंट ना होती, है ना, हम बोल देते जैसे मान लो 2 बजे हैं कि 2, है ना. अगर आपसे पूछा कि कितना टाइम रहता है आपकी क्लास लगने में, तो अभी हम बोलते हैं कि 20 मिनट पेंडिंग है. अब अगर हम बोल दें कि 20, है ना, तो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा. तो हर एक क्वांटिटी की मेजरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है उसको क्लियरली समझने के लिए, है ना, और उसको मेजर करने के लिए. तभी हम बता सकते हैं कि स्क्रीन शो हो रही है सभी को? Yes, ma'am. ओके. ठीक है. तो नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हमें क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए उनकी मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई भी बॉडी है वो अर्थ के ऊपर फॉल हुई है ना, ड्यू टू ग्रेविटी. तो क्या है कि हमें उसकी वेलोसिटी तो फॉल नहीं हुई, बॉडी की वेलोसिटी भी तो पता होनी चाहिए, है ना, कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, उसकी कांस्टेंट तो नहीं है, वो चेंज हो रही है. और उसने कितना टाइम लिया है ग्राउंड तक पहुंचने में, और क्या जो टाइम लिया है वो बॉडी के मास पर डिपेंड था कि अगर बॉडी थोड़ी हल्की होती जल्दी पहुंच जाती, और अगर बॉडी थोड़ी हैवी है तो उसने टाइम लिया है. और टाइम क्या है? हाइट की वजह से भी कोई इफेक्ट पड़ा है कि हमने कितनी हाइट से फेंकी है. तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें किसका मेजरमेंट की जरूरत है, कि हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना था, कितने डिस्टेंस से हमने कितनी हाइट से उस बॉडी को नीचे फॉल करवाया है ना, कितना टाइम लिया है बॉडी ने, बॉडी का मास कितना है. तो इन सभी का मेजरमेंट करने के लिए उसकी जरूरत है मेजरमेंट की, है ना. किसी भी फिजिकल सिचुएशन में किसी ने भी, फॉर एग्जांपल ले लो कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो क्या करता है, ग्लो कैसे करता है? जब ग्लो करता है तब ग्लो करता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके वो ग्लो करने लगता है. और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है वो हमें कॉस्ट पे मिलती है ना. तो एनर्जी का मेजरमेंट तो जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने कितनी एनर्जी यूज की है, हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, और कितनी हमें कॉस्ट देनी है. और अगर किसी को फीवर है तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी को तो मेजर करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा है और कितना कम है.
ठीक है। तो ये क्या है, मेजरमेंट की जरूरत है अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब उसी तरह मेजरिंग प्रोसेस है ना, प्रोसेस को मेजर करने का मतलब क्या है, बेसिकली हम कंपेयर ही कर रहे होते हैं, है ना, कि हम टू क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करना हो तो अगर हमें दोनों का अमाउंट पता चल जाए, मेजरमेंट पता चल जाए, है ना, तो उसी तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या है कि यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर यूनिट्स की इंपॉर्टेंस वही है, मैंने बताया कि अगर हमने लिख दिया कि आपसे पूछा कि एक बॉडी है उसका मास कितना है, एक बॉडी है हमने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, है ना, आपसे पूछा उसका कितना मास था, आपने बोल दिया 2। आपसे पूछा कि वो कितने टाइम में नीचे गिरी, आपने बोल दिया 2, है ना, तो पता ही नहीं चला, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि 2 कितना टाइम, सेकंड, मिनट, आवर्स, है ना, कौन सा मास है, कौन सा टाइम है। तो यूनिट से हम इनको प्रॉपरली मेजर भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और फर्दर इनसे वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में बेसिकली हम टू क्वांटिटीज को क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब यूनिट्स हम वही यूज करते हैं जो इंटरनेशनली प्रूव हुई हो, इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुई हो। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन बोले, आर्बिट्ररली चूजन स्टैंडर्ड, है ना, एक आर्बिट्ररली स्टैंडर्ड को चूज किया गया है कि इस वाले किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिसको हमें क्या करना है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आर्बिट्ररी मतलब जैसे एक तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स है कि 1 2 3। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी सिस्टम हो सकता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं, वो हर एक क्वांटिटी के लिए अलग यूनिट है। ऐसा तो नहीं है ना कि मीटर ही हम हर चीज को मेजर करने के लिए मीटर ही यूज करें, डिस्टेंस को भी, टाइम को भी, तो ये कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरली है, जो कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, है ना, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। और जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ हो उसी को हम उस क्वांटिटी की यूनिट बोलते हैं। जैसे कि हम एसआई सिस्टम करते थे 9th तक, है ना, अब और भी बहुत सारे आएंगे, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। देखो, एक है हमारा एस आई सिस्टम, कौन सा होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, याद है किसी को? एसआई को हम और क्या बोलते हैं, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना, ये क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और एमकेएस का मतलब है, एमकेएस भी इसको बोलते हैं, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो, उसमें हम जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ एंड टाइम, है ना, इनको किस में मेजर करेंगे, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और सेकंड टाइम को सेकंड्स में। ठीक है, उसी तरह सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और मास को हम ग्राम्स में, एस को सेकंड्स में। सबसे ज्यादा जो सिस्टम यूज किया जाता है वो एसआई है, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट कॉमन यूजेबल सिस्टम है। बाकी भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, सीजीएस भी, एफपीएस भी है। एफपीएस में सब कुछ कैसे होता है, एफपीएस
F फॉर फीट है ना, फीट में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। P फॉर पाउंड, पाउंड में हम मास को मेजर करते हैं। S फॉर सेकेंड, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं हमारे पास, जिनमें से जो एसआई सिस्टम है वो सबसे ज्यादा यूज होता है और उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, और जो बाकी के सिस्टम है वो क्या है हमारे पास, जो बाकी के सिस्टम है वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, बट वो इतने कॉमनली यूज नहीं होते, इसीलिए ज्यादातर एसआई को यूज किया जाता है और वो ज्यादा हम यूज करते हैं। क्लियर है यूनिट एंड नीड ऑफ मेजरमेंट? यस और नो बेटा? यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखो अब एग्जांपल ले लेते हैं हम कि टू फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है, हम उसको किसी भी सिस्टम में लिखें है ना, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। मान लो मैं लिख रही हूँ कि डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है ना, और अगर अब मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ ना 300 सेंटीमीटर है ना। फर्दर और किसी में लिखूं तो ऐसे के, मान लो लेंथ मास की बात हो रही है, मैंने बोला 3 kg, तो 3 kg को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 3000 ग्राम्स है ना। तो क्या हुआ, हम दो सिस्टम्स को इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, तो इनकी वैल्यूज को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें क्या किया हमने, सपोज कर लिया कि हमें क्या मेजर करना है, यहाँ पे लेंथ मेजर करनी है किसकी, लाइन ए बी की है ना। इसके लिए ए बी लाइन है हमारे पास, उसकी लेंथ मेजर करने को बोला। हमने सिलेक्ट कर लिया, एक मीटर ले लिया कि मीटर की यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम मीटर स्केल यूज करेंगे है ना। तो मीटर रॉड के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं, तो मीटर रॉड काफी बड़ी है, पहले यहाँ तक 1 मीटर हो गया, यहाँ आगे किया तो 2 मीटर बन गया, आगे तक किया तो पूरी लाइन कितने मीटर की बनी, 3 मीटर की बनी। ठीक है, तो अगर हमें ये मैथमेटिकली इस चीज को एक्सप्रेस किया हुआ है, ये हमें ऑलरेडी पता है। 3 क्या है, जो मैग्नीट्यूड होता है साथ में यूनिट होती है। मैंने पहले भी बोला है कि यूनिट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं, जब भी यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तो उसके आंसर में यूनिट को हमेशा लिखना है, कि छोड़ना नहीं है। वो क्यों लिखना है वो अब समझ आएगा। देखो एक्चुअल में हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ही ये है, ये देखो, इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी क्यू, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे साइज ऑफ इट्स यूनिट, जिस यूनिट में हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम डिस्टेंस, फिजिकल एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें ये तो पता है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, वो तो क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं है ना। इसका मतलब क्या है, ओनली नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, नंबर्स में जो वैल्यू है। मान लो 3 है तो 3 हम मीटर में मेजर कर रहे थे तो एम आ गया मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में मेजर करते, सेंटीमीटर स्केल होता, तो ये 300 सेंटीमीटर बन जाता है ना, जो कि एक्चुअल में 3 मीटर के ही इक्वल है। तो ये Q इज इक्वल टू एन यू, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फॉर यूनिट। तो ये क्या है, डेफिनेशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की, उस डेफिनेशन से ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया हुआ है। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अब हम टू, वही जो मैंने ऊपर बताया कि 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के इक्वल है, वो ये यही लिखा है कि किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, हम उसको किसी भी यूनिट में लिखें, चेंज क्या हो जाती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, और उसका यूनिट, वैसे वो इक्वल ही रहेंगे, उनकी टोटल वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हम लिख सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम 3 मीटर को 3 सेंटीमीटर के इक्वल लिख दें, नो, लेकिन हम उनका कन्वर्जन मेथड यूज करके 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर के इक्वल लिख सकते हैं। देखो ये इजी कर सकते हो। एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक बॉडी का मास केजी में है, उसको ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में करो। हमें सिंपल पता है, ग्राम के लिए क्या करोगे आप, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया। एक्चुअल में भी हम यही करते हैं, लेकिन हम सीधे ही कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के, है ना। अब हमें इस चीज को करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है 5 × 10⁻⁻⁶ kg, इसको ग्राम में करना है ना। तो ग्राम में करने के लिए हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में पुट कर देंगे, है ना। तो वहां से हम 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 1 kg हमारे पास इतना है। अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 5 × 10⁻⁵ 5 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये केजी में गिवन है, तो केजी में किसके इक्वल हो जाएगा ये, अब हमारे पास 5 × 10⁻⁻⁶ को मान लो मैं ए लिख रही हूँ, फॉर वैसे ही स्टार लिख लिया इसको, मान लो ए लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, मतलब 5 × 10⁻⁻⁶ की वैल्यू कंसीडर कर ली कि ये ए के इक्वल है। तो ए इंटू हमारे पास कितना बन गया, 1000 ग्राम, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, है ना, बिकॉज हमें क्या करना था, इसको ग्राम में चेंज करना था। तो ग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ से देख लो क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या किया, दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट रख दिया, इक्वल रख दी, और वहां से जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी N2 की, है ना। N1 हमें गिवन था 5 × 10⁻⁻⁶, और U1 हमें गिवन था 1 kg, U2 कितना है 1 ग्राम। तो देखो इससे इजी होएगा, हम डायरेक्टली करते हैं, ऐसे क्या होगा, इजी होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट यूज करके, कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, यूनिट्स को यूज करके, यहाँ से जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था उसको यूज करके इजी हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या फाइंड आउट बनाया था हमने कि Q क्या होता है, N1U1 = N2U2, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो अब हमें कोई क्वांटिटी गिवन है, N फॉर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्वांटिटी की, U फॉर यूनिट होगी। इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो जाएगा, लेकिन N फॉर भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, U फॉर उस सेकंड वाला यूनिट होगा। अब यहाँ पे हमें एक गिवन है, N1 भी गिवन है, U1 भी गिवन है, और साथ में U2 भी गिवन है। 3 पार्ट है, एक के लिए ग्राम गिवन है, एक के लिए मिलीग्राम, एक के लिए माइक्रोग्राम। तो U2 कितना है 1 ग्राम, सभी की वैल्यू पुट कर दो। फाइंड क्या करना था, N2 इधर रह गया, बाकी सारा इधर चला गया। N1 की जगह क्या आ गया, 5 × 10⁻⁻⁶, U1 मतलब 1 kg, U2 मतलब 1 ग्राम। अब क्या करेंगे, 1 kg को किसके इक्वल, इसको kg को हम कैंसिल कर देंगे, तभी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम को 10⁻³ kg लिख सकते हैं, और इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बन गया, 5 × 10⁻³ ग्राम, -3 ऊपर जाके प्लस हो गया, -6 + 3 क्या बन गया, -3, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस क्या हो गए, फॉर्मूला यूज करके एक एक स्टेप में सॉल्व हो गए। जब मिलीग्राम यूज किया तो हमें पता है कि 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं, 10⁻³ ग्राम, है ना। फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ kg, ठीक है। देखो ये कैसे हो गया, हमें पता है 1 kg में 1 kg = 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को आप 10³ ग्राम भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 1 ग्राम की वैल्यू लिखें तो वो क्या बन रही है, 1/1000, मतलब 1 ग्राम किसके इक्वल है, 10⁻³ kg के। उसी तरह फर्दर 1 मिलीग्राम किसके इक्वल है, 10⁻³ ग्राम के। तो ग्राम को फर्दर केजी में करेंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg बन गया, -3 और -3 प्लस हो गया, तो केजी में कितना बन गया, 10⁻⁻⁶ kg। उसी तरह माइक्रो क्या होता है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया।
क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। ठीक है, उसी तरह जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ यूनिट के बारे में ही पढ़ा कि मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, तो यूनिट को यूज करके हम मेजर करते हैं। अब हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। जैसे हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी थी, फंडामेंटल फोर्सेस में क्या था, हमारे पास 4 फोर्सेस थी जिनसे बाकी सारी फोर्सेस उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी, है ना। उसी तरह हमारे पास 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं। वो कौन कौन सी हैं 3 बेसिक, जिनसे फंडामेंटल का मतलब है बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन बेसिक ओनली 3 हैं। इन 3 को मिलाकर ही वो सारी बनेंगी। हम आगे थर्ड पार्ट में इसी चैप्टर के टेबल करेंगे पूरा, जिसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी का फॉर्मूला, सभी के यूनिट्स, सब कुछ कैसे डिराइव करेंगे, ये ओनली एंड ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके। 3 कौन कौन सी, एक मास जो बेसिक है, एक लेंथ, बाकी सब कुछ इनसे बन जाता है, और एक टाइम। ठीक है, ये तीनों। इसीलिए हम एसआई सिस्टम को, देखो मैंने क्या बोला था कि एसआई सिस्टम को हम फर्दर, मैंने बोला था इसको एमकेएस भी बोलते हैं। एमकेएस का मतलब क्या था, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। मीटर में क्या होगा, लेंथ, किलोग्राम में क्या होगा, मास, सेकंड में क्या होगा, टाइम। उसी तरह सीजीएस सिस्टम की फुल फॉर्म क्या थी, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर में क्या होगा, लेंथ, ग्राम में क्या होगा, मास, और सेकंड में क्या होगा, टाइम। और उसी तरह एफपीएस सिस्टम है जो फुट, पाउंड एंड सेकंड। उसमें फीट में क्या होगा, लेंथ होगी फीट में, है ना, और पाउंड में मास होगा, सेकंड में क्या होगा, टाइम होगा। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान में रखकर ही हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए गए हैं, है ना। तो ये क्या है, बिकॉज ये तीनों फंडामेंटल हैं, बाकी सारी यूनिट्स क्या हैं, वो डिराइव्ड हैं, वो इनसे डिराइव हो जाती हैं, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये 3 कौन सी हैं, फंडामेंटल। तो इसीलिए हम पहले इनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मास का, लेंथ का और टाइम का, कि मास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। किसी भी बॉडी के मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उस बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड है ना, कितनी क्वांटिटी है मैटर की, जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कितना भी स्मॉल बॉडी हो, उसका कुछ ना कुछ मास तो हमेशा होता है ना। तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ गिवन बॉडी। मास किसी भी बॉडी का कभी भी जीरो नहीं होता। क्लियर है मास? यस और नो बेटा? यस मैम। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है कि किसी भी बॉडी का मास इफेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। किसी और बॉडी, हाँ अगर मान लो 2 बॉडीज हमने रखी हैं, एक का हमने मास मेजर किया 2 kg, दूसरे का 3 kg। अब दोनों को पास में रखने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उनके मास में चेंज आएगा, वो दूसरी बॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस से, या फिर उनको बिना, उनके बिना, है ना, एब्सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हम उसकी लोकेशन चेंज कर दें, है ना, और बाय द लोकेशन मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम बॉडी को मून पर ले गए, उसका स्पेस चेंज कर दिया, फिर तो फर्क पड़ता है मास पर। लेकिन ऐसे मान लो लोकेशन जस्ट अर्थ के ऊपर ही हमने चेंज की, तो उसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मास पर नहीं पड़ता, वो भी वेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये भी हमने 9th में कंसेप्ट पढ़ा था, ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मून की जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू अलग है, तो वहां पर बॉडी के मास में चेंज आ जाता, वेट में चेंज आ जाता है। मास सेम रहता है बॉडी का, उसकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ पे पड़ी है, और ना ही किसी और बॉडी की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से फर्क पड़ता है। अब यूजली मास 2 टाइप्स का होता है, एक इनर्शियल मास, एक ग्रेविटेशनल। इनर्शियल मास क्या है, जो बॉडी के मेजर ऑफ इनर्शिया का मेजर है उसका, है ना, कि उसके पास उसके इनर्शिया को मेजर करता है। और जो ग्रेविटेशनल मास है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है उसका मास। ठीक है, तो दोनों 2 टाइप्स ऑफ
दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल। मोस्ट कॉमन यूनिट है जो मास की वो किलोग्राम है। 1 किलोग्राम को सबसे पहले कैसे डिफाइन किया था कि एक, जैसे ही हमने मास को डिफाइन किया उसी तरह 1 kg मास की यूनिट को भी डिफाइन किया। उसको सबसे पहले कैसे डिफाइन किया था कि जो 1 kg था as the was defined as the mass of 1 cubic decimeter of water at 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक क्यूब, कोई एक क्यूब का वो हमने लिया, कोई वॉल्यूम लिया 1 cubic decimeter है ना, उसका इतना वॉल्यूम था, उसमें जब वाटर को रखा और वाटर का टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर रखा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका मास कितना बना था, 1 kg। बाद में इस डेफिनेशन को लेटर ऑन मॉडिफाई कर दिया गया, जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब उसी तरह जिस तरह मास था उसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ है। लेंथ क्या होती है ये भी हम ऑलरेडी, हमें पता है कि टू पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है। वो 2 पॉइंट्स कौन से होते हैं, एंड पॉइंट्स है ना, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, और एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। उन दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन टू एंड्स या फिर बिटवीन एनी पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। जैसे मास की सबसे कॉमन यूनिट केजी थी, उसी तरह लेंथ की सबसे कॉमन यूनिट कौन सी है, मीटर है। ठीक है, जिस तरह मास का बताया गया है कि इसको सबसे पहले ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस डेसीमीटर का मास मेजर करके इसकी यूनिट 1 kg को डिफाइन किया था, उसी तरह लेंथ का भी बताया हुआ है। ठीक है, ये आप रीड कर लेना फर्दर के इसको भी फिर मॉडिफाई कर दिया गया था। देखो ये भी इतने टेम्परेचर पर एक प्लेटिनम इरिडियम की बार ली थी, जो रखी 2 लाइंस मार्क की और डिस्टेंस को मेजर किया, जो बान बार प्रेशर के ऊपर है ना, प्रेशर की वैल्यू भी बताई हुई है, तो उसकी लेंथ कितनी थी, 1 मीटर। बाद में ये वाली डेफिनेशन सिर्फ 1899 में आई थी, बाद में इनको मॉडिफाई कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो भी क्लॉक रीड करता है उसको टाइम बोलते हैं। एक्चुअल में टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन होती है बिटवीन अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स के, जैसे कि आपकी क्लास, 2 क्लासेस के बीच कितना गैप है, मान लो 10 मिनट्स। 2 इवेंट्स के अकरेंस को की ड्यूरेशन को कि कब हो रहे हैं वो 2 इवेंट, कब वो कोई इवेंट स्टार्ट हो रहा है, कब कोई इवेंट एंड हो रहा है, ये एक्चुअल में ड्यूरेशन को मेजर करता है, उसको हम टाइम बोलते हैं। फर्स्टली जो टाइम का आइडिया था वो कहाँ से आया था, मोशन ऑफ मून अक्रॉस द स्काई से और डे एंड नाइट से, क्योंकि डे और नाइट की है ना, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होते रहते हैं, डे हो जाता है फिर नाइट हो जाती है फिर डे, बिकॉज रोटेट करती रहती है अराउंड अपने एक्सिस के अराउंड है ना। तो आजकल हर किसी को टाइम के बारे में पता है, लेकिन फर्स्ट आइडिया इसका अर्थ की रोटेशन से ही लिया था, लेकिन वहां से टाइम को प्रिसाइजली एक्सप्लेन करना या डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, बाद में टाइम के, इसीलिए टाइम के अगर हम डे नाइट से टाइम का आइडिया लगाएं तो बहुत डिफिकल्ट है, हम प्रिसाइजली एक्यूरेटली नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं अब डे है, हो सकता है अब नून है, अब इवनिंग है, अब मॉर्निंग है, लेकिन हम एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते फ्रॉम द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम डे एंड नाइट है ना, इसलिए इसके यूनिट्स फाइंड आउट किए गए। और सबसे पहले तो ये भी कंसीडर किया गया था कि कोई भी फिनोमिना जो अपने आप को रेगुलरली रिपीट करता है, जैसे डे एंड नाइट भी तो रेगुलरली रिपीट करते हैं अपने आप को है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन डे हो गया और नेक्स्ट डे क्या हुआ, डे नाइट हुई नहीं फिर से डे हो गया, ऐसा तो नहीं होता। ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली रिपीट करते रहते हैं अपने आप को। ठीक है, उसी तरह ह्यूमन हार्ट, अपनी हार्ट बीट भी क्या है, वो भी इनबिल्ट क्लॉक है, हर एक ह्यूमन बीइंग में अपना क्लॉक है, जो वो क्या करती रहती है, रेगुलरली बीट करती रहती है ना, ऐसा नहीं है कि वो बीच में स्किप करेगी। ठीक है, तो कोई भी रेपिटेटिव मीडियम कोई भी रेपिटेटिव फिनोमिना हो उसको हम टाइम एज अ मेजर ऑफ टाइम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम की मोस्ट कॉमन यूनिट कौन सी है, सेकंड है। टाइम को सबसे पहले कैसे मेजर, 1 सेकंड। जैसे कि हम पहले टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके बाद उसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे, जैसे कि लेंथ की को किया और मास 1 kg को और 1 मीटर को, उसी तरह 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया था सबसे पहले ओरिजिनली है ना, ओरिजिनेट एक पेंडुलम लिया, उसकी लेंथ 1 मीटर थी,
इन डूइंग फ्रॉम, वो एक्सट्रीम पोजीशन से ऐसे एक्सट्रीम पोजीशंस पर ऐसे क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, है ना, टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो 1 मीटर की लेंथ हो अगर किसी पेंडुलम को, तो अगर हम उसको मतलब ये ऑसिलेट करवाएं तो उसका कितना टाइम लेगा, वो 1 सेकंड। कब 1 सेकंड लेगा, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर है, पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकंड। अब इसके बाद देखो एक सोलर डे कितना टाइम का होता है, तो ये तो मैं 2 सक्सेसिव नून्स के बीच का अगर हम टाइम मेजर करें तो 24 आवर्स होते हैं, उसको मिनट में कर दोगे 24 इंटू 16, फिर सेकंड में कर दोगे 24 इंटू 60 इंटू 60, कितने सेकंड बन गए, 86400 सेकंड। अगर हम 1 सेकंड को डिफाइन करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/86400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे, ठीक है। 1 मीन सोलर सेकंड को डिफाइन किया है। उसके बाद अब आगे फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, बहुत एज हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा लार्ज है नंबर में, उनको सेपरेटली हर एक फिजिकल क्वांटिटी के सेपरेट यूनिट्स डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम रिलेशन से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज में उनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उन्हीं में हम उसकी यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो जैसे स्पीड हमने किया था, स्पीड क्या होती है, स्पीड का रिलेशन हमने किसके साथ देखा, डिस्टेंस और टाइम के साथ, और यूनिट क्या बन गई उसके, मीटर पर सेकंड। देखो किस में हमने डिफाइन कर दिया, लेंथ में और टाइम में, दो लेंथ टाइम दोनों क्या थी, फंडामेंटल यूनिट थी। अब एक्सेलरेशन को भी फर्दर है ना, सभी के यूनिट्स हमने ऐसे ही डिवाइड किए हुए हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं उनका विद फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज के साथ। लेंथ, मास एंड टाइम क्या है, 3 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्यों है ये 3 बेसिक, बिकॉज इनसे कोई भी और क्वांटिटी नहीं है जो इनसे ज्यादा सिंपलर हो। ये सारे के सारे साइंटिफिक नोशंस को, हमारे साइंटिफिक आइडियाज को, नोशन मीन्स आइडिया और बिलीफ है ना, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। लेंथ, मास एंड टाइम एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं की जा सकती, इनको नहीं हम किसी और से ऑब्टेन कर सकते, लेकिन बाकी को इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो लेंथ मास से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेंथ किसी बॉडी के मास को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी लेंथ इतनी है, या फिर टाइम से, है ना। और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनसे ऑब्टेन होती हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स इन मैकेनिक्स। और बाकी ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवीजन करके ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट के साथ, कोई भी उनके रिलेशन से, है ना। इन तीनों फंडामेंटल यूनिट्स का आपस में कोई रिलेशन फाइंड आउट करके, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हम बाकी सारी यूनिट्स इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। देखो अगर हम लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी, तो स्पीड क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट। लेकिन लेंथ और टाइम क्या है, हमारी दोनों फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स के बीच का कॉन्सेप्ट। यस मैम। ओके देखो यही एग्जांपल लिखी हुई है कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, जो कि एक डिराइव्ड है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट ऑफ स्पीड भी क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। एरिया की यूनिट भी क्या है, डिराइव्ड है, बिकॉज वो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या, लेंथ का क्यूब, मीटर क्यूब, इसकी क्या बन गई, मीटर स्क्वायर। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के ही इक्वल होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सभी को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये सारी क्या बन गई, डिराइव्ड बन गई। और लेंथ, मास एंड टाइम को हम एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो सबसे ज्यादा सिंपलर हैं, और उनको हम उनसे बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों कौन सी बन गई, बेसिक और फंडामेंटल। क्लियर है इतना टॉपिक।
किसी को कोई डाउट हो बेटा, यू कैन आस्क नाउ। नो डाउट, सबको क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो आज के लिए इतना ही है, इसको बुक से रिवाइज करना है, ठीक है। और बाकी फर्दर हम कल करेंगे। कल हम करेंगे ये सारे सिस्टम्स को डिटेल में, है ना। और फिर इनकी डेफिनेशंस तो एसआई में और सीजीएस और एफपीएस सिस्टम को करेंगे। फिर हम कुछ तो एक दो और यूनिट्स करेंगे फंडामेंटल, जिनको हम यूज कर पाएंगे डायमेंशनल, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, इनके डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारा, काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो आज का कर लेना रिवाइज, ठीक है।